बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, लेक्चर नंबर 3 आज है हमारा और आज हमने बात करनी है सैलरी के बारे में। सैलरी सेक्शन नंबर 12 सैलरी को डिस्कस कर रहा है। बेसिकली सैलरी के बारे में क्या बात करेंगे? सैलरी एम्प्लॉयर जो भी एम्प्लॉयर से वसूल करता है अदर देन व्हाट इज एग्जेम्प्ट, वो चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट सैलरी होता है। सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है और सैलरी में क्या क्या शामिल है। अगर सब सेक्शन 2 की बात करूं तो सैलरी में वो कहता है पे, ओवर टाइम फी, वेज, बोनस, ग्रेचुटी, लीव पे, कमीशन और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट। सर जी, कमीशन एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि कमीशन सैलरी में शामिल होगा। तो भाई अगर एम्प्लॉयर आपको जो फायदा भी दे रहा है वो सैलरी के अंदर शामिल होगा, चाहे वो कमीशन हो, लीव पे हो, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, जो भी। बस मेजर आपका पॉइंट ये कि आपका एम्प्लॉयर आपको वो बेनिफिट दे रहा हो तो वो अंडर दैट सैलरी होगा। फिर उसके बाद हमने कहा था जी परक्विजिट बुनियादी तौर पर सहूलत को कहते हैं, वो भी आपकी सैलरी में शामिल होगी। फिर अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो वो भी आपकी सैलरी में शामिल होगा। ये अलाउंस चाहे लिविंग का हो, यूटिलिटी का हो, एजुकेशन का हो, एंटरटेनमेंट का हो, ये सारा अलाउंस जो है वो आपकी इनकम में शामिल होगा। यहां पर एक बात और है कि भैया अगर फिक्स्ड अलाउंस हो, फिक्स्ड पैसों की बात कर रहा हूं, तो वो इनकम में शामिल होगा। फिक्स पैसे अगर आपको जो भी मिलेंगे, अलाउंस आमतौर पे परक्विजिट और अलाउंस में फर्क ही क्या होता है? परक्विजिट और अलाउंस में फर्क ही होता है कि परक्विजिट सहूलत को कहते हैं, अलाउंस उस सहूलत के लिए दिए गए पैसों को कहते हैं। तो भैया परक्विजिट की अगर मैं बात करूं तो उसमें दो चीजें। एक, परक्विजिट जो है वो पैसों की सूरत में दिया जाता है। आपका एम्प्लॉयर आपको कहता है भाई जितना भी बिल आएगा मैं दूंगा। सर ये परक्विजिट है, पैसों की सूरत में मिल रहा है, इनकम में शामिल होगा, टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। अच्छा, दूसरे नंबर पे कुछ ऐसी सहूलतें होती हैं जो पैसों की सूरत में नहीं मिलती, जैसे गाड़ी हो गई, कन्वेंस हो गई, अकोमोडेशन हो गई, ये पैसों की सूरत में नहीं मिलती। बहरहाल होती तो सहूलत है जो एम्प्लॉयर देते हैं एम्प्लॉय को। हाँ, अलबत्ता ये टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी होता है। अब जो पैसों की सूरत में गया है वो तो बड़ा क्लियर है कि कितना बेनिफिट मिला अंडर दैट सैलरी टैक्स होगा, लेकिन जो पैसों की सूरत में नहीं मिला होता उसके बारे में सवाल ये पैदा होता है कि भाई इसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे। तो कहते हैं वैल्यूएशन मेथड जो है वो टैक्स रूल से डिटरमिन करवाई जाएगी। सर जी, अब जरा बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट दो तरह के होते हैं, एक फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी और दूसरा अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। सर जी, अगर बेनिफिट्स की बात करें तो एक फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी होता है और एक अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी होता है। अगर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी हो, काम करने के लिए था, तो फिर तो जाहिर बात है इनकम नहीं होगी, और अगर अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी हो तो इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। सर जी, इसके बाद उसने अगली बात लिखी है रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट क्या होती है? सर ट्रेनी स्टूडेंट से ज्यादा किसको पता है रीइंबर्समेंट क्या होती है? जिसके हर वक्त पैसे लेने वाले ही होते हैं। सर जी, एनी एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयर जो पैसे रीइंबर्स कर दे वो इनकम में शामिल होकर टैक्स होते हैं। मगर देखना होता है ये जो पैसे आपको दिए गए हैं ये काम करने के लिए थे या काम करने के बदले में थे। अगर तो एक्सपेंडेड सोली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है तो फिर तो ये इनकम में शामिल नहीं होगा। सर, बेनिफिट्स के बारे में ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर ली। अब आगे चलता हूं और अब बात करता हूं। सर जी, आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप उसके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट करने के कोई पैसे लिए वो भी इनकम में शामिल होगा। आपने एम्प्लॉयमेंट की कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज करने के बदले में कोई पैसे दिए वो भी इनकम में शामिल होगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई सर्विस ना परफॉर्म करने के पैसे लिए वो भी इनकम में शामिल होगा। सर जी, टर्मिनेशन बेनिफिट, नौकरी छोड़ने, नौकरी से निकाल दिया गया उस पर जो पैसे दिए वो भी इनकम में शामिल होगा अंडर दैट सैलरी में, इंक्लूडिंग गोल्डन हैंडशेक। इसकी ट्रीटमेंट अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं मैं, गोल्डन हैंडशेक की क्या ट्रीटमेंट है। लेकिन रिटायरमेंट के मौके पर जो प्रोविडेंट फंड होता है सर, ये भी अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट फॉर अ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ which the employee is not entitled to a deduction।
अच्छा जी, यहाँ पर एक बात है, आपको कोई पैसे भी प्रोविडेंट फंड से वसूल हुए तो वो भी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा, सिवाय उसको प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड के अंदर जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल नहीं होती, क्योंकि एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है उस पर तो ऑलरेडी टैक्स लग के उसे मिल रहा होता है। तो इस वजह से वो कहता है अमाउंट रिसीव्ड, इस वजह से वो कहता है अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट फॉर अ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द एम्प्लॉय वाज नॉट एंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन। उसके बाद हम अगली बात करते हैं पेंशन और एन्युटी और एनी सप्लीमेंट टू पेंशन और एन्युटी। आपको कोई पेंशन मिली, कोई एन्युटी मिली, या सप्लीमेंट टू पेंशन और एन्युटी हो तो वो अंडर द हेड any pension or annuity or supplement to pension or annuity received or receivable from the employer। सर इस ये रिसेंट चेंज है, टैक्स 2026 में है, और इसमें पेंशन जो है उस पर जो वो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स होगा। इंशाल्लाह उसकी डिस्कशन भी आज की क्लास में है। सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर्स देते हैं वो भी बेनिफिट टैक्सेबल होता है, और उसके बाद टैक्स चार्जेबल ऑन एम्प्लॉय सैलरी एंड बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी पर जो टैक्स देता था वो भी उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होता है। सर जी बेसिकली ये जो अभी मैंने डिस्कशन किया ये सैलरी का स्कोप है, यानी सैलरी के अंदर आना क्या क्या है, सैलरी के अंदर आना क्या क्या है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, एम्प्लॉयर जो नौकरी देता है, एम्प्लॉय जो नौकरी करता है, एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन जरा देखने वाली है। अगर आपको फिक्स सैलरी मिली है तो एम्प्लॉयमेंट है, अगर आप कंपनी के डायरेक्टर है तो एम्प्लॉयमेंट है, अगर आपने सरकारी मुलाजमत की हुई है तो आप एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में फॉलो करते हैं। आपकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, 21, 22 ये भी कवर हो गए। सर जी अब जरा अगली बात सुनिए, अगली बात मैंने करनी है यहां से। सर जी सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस, सेक्शन 69 हम एक बार कल भी डिस्कस किया था। अभी सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है तो सोचा उसी की बात दोबारा कर लूं। जब पैसे वसूल हो गए तब सैलरी टैक्स हो जाएगी। जब मेरे ब्याह पर किसी और को पैसे दे दिए समझा जाएगा मैंने पैसे वसूल कर लिए, तब सैलरी पे टैक्स लगेगा, क्योंकि सैलरी पर रिसीट बेसिस पर टैक्स लगता है। रिसीट का मतलब होता है जब आपने वसूल किए। कब समझा जाएगा आपने वसूल किए? जब एक्चुअली चेक ले लिया, जब मेरे कहने पर पैसे किसी और को दे दिए। तीसरा पॉइंट ये जब मेड अवेलेबल कर दिए, समझा जाएगा मैंने पैसे वसूल कर लिए हैं। सेक्शन 69 का रेफरेंस ही यहां पर आ रहा है। और सर 8 माह की सैलरी वसूल हुई है, 4 माह की सैलरी वसूल नहीं हुई। 8 माह की सैलरी वसूल हुई है, 4 माह की सैलरी वसूल नहीं हुई, तो रिसीट बेस पर टैक्स लगना है। 8 माह की सैलरी पर टैक्स लगेगा, पूरे 12 माह की सैलरी पर टैक्स नहीं लगेगा। लेट्स से अगला साल आ गया, पूरे 12 माह की सैलरी भी वसूल हो गई, पिछले 4 माह की सैलरी भी वसूल हो गई, अभी 16 माह की सैलरी वसूल हो गई है, 16 माह की सैलरी पर टैक्स लगेगा। और सर समझ आ रहा है रिसीट बेसिस पर। लेकिन यहां पर एक सेक्शन और आपको एक इजाजत देता है, वो कहता है अगर आपको एरियर में सैलरी मिलने की वजह से हायर रेट पर टैक्स लग रहा था तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सैलरी को एक्रूअल बेस पर टैक्स कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए एरियर में सैलरी मिलने की वजह से, पिछले साल की सैलरी इस साल मिलने की वजह से आप पर हायर रेट पर टैक्स लग रहा था। आप अगर एक्रूअल बेस पर चलते तो कितना टैक्स लगता? 30 और 30 60। रिसीट बेस पर चलने से कितना टैक्स लग गया है? 1 लाख का। सर जी आप पर हायर रेट पर टैक्स लग गया। अब आप कह सकते हैं कमिश्नर को कि भैया मुझे एक्रूअल बेस पर टैक्स कर दो, मुझे रिसीट बेस पर टैक्स ना करो। और ये आपने कब तक कहना है? वो कहता है ये कहना कब तक है? वो कहता है ये आपने रिटर्न फाइल करने की डेट तक आपने ये बात कर देनी है, ताकि वो आपकी सैलरी को रिसीव। बेसिकली तो आपके पास ऑप्शन होती है और आपने उसको अवेल कर लेना है। ये वाली बात सब सेक्शन 7 में लिखी हुई है सर। सेक्शन 12 का सब सेक्शन 7 में लिखी हुई है सैलरी अगर लाइकली टू बी टैक्स एट हायर रेट, तो आप ये एम्प्लॉय ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेनी है। कब तक? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले।
लो सर, अगर ये बात आपकी कवर हो गई है, अब हम चलते हैं सब सेक्शन 4 पर। सब सेक्शन 4 ये कहता है कि अंडर द हेड सैलरी कोई खर्चा माइनस नहीं होना। अगर एक बंदा है उसकी सिर्फ सैलरी इनकम है और उसने ज़कात पे किया तो क्या माइनस होगा? तो इसका जवाब है यस। क्यों? क्योंकि ज़कात अंडर द हेड सैलरी थोड़ी आ रही होती है, ज़कात तो डिडक्टेबल अलाउंस की जगह पर आ रही होती है, तो वो माइनस होना है। सर जी, सब सेक्शन नंबर 6 और 8 ये बात कर रहा है टर्मिनेशन बेनिफिट की। सर जी, जब भी आप टर्मिनेशन और रिटायरमेंट में फर्क है कि टर्मिनेशन के केस में आपको निकाला जाता है और बाज़ औक़ात आपके साथ आपके एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो आपको 5 साल तक अपने पास रखेगा, उसने बिजनेस शुरू किया, वो बिजनेस उसका चला नहीं, अब वो कहते हैं आप छोड़ के चले जाओ। आप कहते हैं भाई मैं क्यों जाऊं, मुझे तो पैसे दो। फिर उस केस में वो आपको जो पेमेंट मिलती है उसको कहते हैं गोल्डन हैंडशेक पेमेंट। ये जो गोल्डन हैंडशेक पेमेंट है ये आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होती है, यस, मगर ये गोल्डन हैंडशेक पेमेंट एनटीआर आइटम नहीं होती, इस पर सेपरेट रेट लगता है, इस पर सेपरेट रेट लगता है जी। एनटीआर आइटम नहीं होती से मुराद है आपके पास ऑप्शन होती है, आप चाहें तो इसे एनटीआर के तौर पे ट्रीट कर लें, आप चाहें तो इसे सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट करें। अगर एनटीआर के तौर पे ट्रीट करेंगे तो सिंपल है, जो बेनिफिट है उसे अंडर द हेड सैलरी में शामिल कर दें, और अगर सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट करेंगे तो फिर तो आपको सेपरेट रेट लगाना पड़ेगा। तो सेपरेट रेट क्या होता है? पिछले 3 साल की टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय पिछले 3 साल की टैक्सेबल इनकम, यानी पिछले 3 साल का एवरेज रेट लगाएंगे अगर आपने इसको सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स करना होता है। वैसे तो ये कैफ लेवल पर पूछा जाता है कि जनाब गोल्डन हैंडशेक है, बताएं इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। उस केस में ऑप्शन 1 में हम एनटीआर ट्रीट करते हैं, ऑप्शन 2 में सेपरेट ब्लॉक आइटम ट्रीट कर लेते हैं और फिर बाद में बताते हैं भाई कितनी टैक्स सेविंग हो रही है अगर आप एनटीआर या सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पर इसको ट्रीट करें तो। अच्छा जनाब, ये वाली बात भी आपके साथ हो गई। एक मिनट यार, ये सर जी वो कहते हैं अगर एम्प्लॉयर एग्री कर जाए तो कि वो एम्प्लॉय का सैलरी पर टैक्स देगा, तो जितना टैक्स भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी पर देगा उतने अमाउंट से इनकम भी एम्प्लॉय की बढ़ा देंगे और उतने अमाउंट से लायबिलिटी भी कम कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि मैं तुम्हारा 10,000 रुपए का टैक्स दूंगा, तो एम्प्लॉयर असल में एम्प्लॉय को 10,000 रुपए का फायदा दे रहा है, वो एम्प्लॉय की इनकम में भी शामिल हो जाएगा और एम्प्लॉय की लायबिलिटी में से वो 10,000 लेस भी हो जाएगा। द बेनिफिट इज इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अगर वो फिक्स अमाउंट के तौर पे दे रहा है, लेट्स से वो 15 लाख रुपए का टैक्स अदा कर रहा है, फिक्स अमाउंट है टैक्स बॉन्ड एम्प्लॉय, टैक्स ऑफ 15 लाख ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉय 15 लाख रुपए का टैक्स एम्प्लॉय का पे कर एम्प्लॉयर, तो 15 लाख रुपए एम्प्लॉय की इनकम में भी शामिल हो जाएगी। सजी जिम्मेदारी तो एम्प्लॉय की थी ना टैक्स देने की, अगर एम्प्लॉयर टैक्स दे रहा है तो ये एक बेनिफिट ही है ना, वो उसकी इनकम में भी शामिल हो जाएगा और लायबिलिटी में से कम भी होगा, लायबिलिटी में से कम भी होगा। सर जी सब सेक्शन 5 आ गया जो बात करता है कब समझा जाएगा कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का बेनिफिट वसूल कर लिया है। सर जी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का बेनिफिट वसूल कर लिया, ये कब समझा जाएगा? तो इसका जवाब है an amount of perquisite shall be treated as received regardless of whether the amount of perquisite is paid or provided। वो कहते हैं अगर एम्प्लॉय by the employee, employer, an associate of the employer or a third party। सर जी मैं इसके 8 केसेस आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं एसबीआई में काम करता हूं, एसबीआई वालों ने मुझे गाड़ी दी, कब समझा जाएगा गाड़ी का बेनिफिट मुझे मिल गया, मेरी इनकम में शामिल होकर उस पर टैक्स लगेगा? तो इसका जवाब है जब मैंने गाड़ी की चाबी वसूल की, या जब मेरी मिसेज ने गाड़ी की चाबी वसूल कर ली, या जब ड्राइवर ने मेरे कहने पर गाड़ी की चाबी वसूल कर ली, या जब ड्राइवर ने मेरी मिसेज के कहने पर गाड़ी की चाबी वसूल कर ली। मैंने 4 केसेस बताए, मैंने वसूल की, मेरे एसोसिएट ने वसूल की,
थर्ड पर्सन ने मेरे कहने पर वसूल की, थर्ड पर्सन ने मेरे एसोसिएट के कहने पर वसूल की। अगली बात कर लेते हैं, कब समझा जाएगा मैंने गाड़ी की चाबी वसूल कर ली? जब आतिफ साहब ने गाड़ी मुझे दे दी, जब वाइस प्रिंसिपल साहब ने गाड़ी की चाबी मुझे दे दी, जब थर्ड पर्सन ने आतिफ साहब के कहने पर गाड़ी की चाबी मुझे दे दी, या जब थर्ड पर्सन ने वाइस प्रिंसिपल के कहने पर गाड़ी की चाबी मुझे दे दी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? लेट से समझाने के लिए बताया कि यार जब एम्प्लॉयर ने गाड़ी की चाबी मुझे दे दी, जब एम्प्लॉयर के एसोसिएट ने गाड़ी की चाबी मुझे दे दी, जब थर्ड पर्सन ने गाड़ी की चाबी मुझे दे दी एम्प्लॉयर के कहने पर, जब थर्ड पर्सन ने गाड़ी की चाबी मुझे दे दी एम्प्लॉयर के एसोसिएट के कहने पर। By the employee's employer and associate of the employer or by a third party under an agreement with the employer or an associate of employer, by a past employer or a prospective employer, to the employee or to an employee, to an associate of the employee or to a third party under an agreement with the employee or an associate of the employee। सर जी सैलरी में ये सारी चीजें आएंगी। सर जी पास्ट एम्प्लॉयर और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को भी एम्प्लॉयर ही समझा जाता है। लो सर ये बात कर दी, उसके बाद आगे चलते हैं सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2। सर जी दो पर्सन को एसोसिएट समझा जाएगा, सेक्शन 85 है। सो दो पर्सन इस तरह के रिलेशनशिप में है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक बंदा दूसरे बंदे के कहने पर चलेगा तो वो दोनों एसोसिएट है। या दो पर्सन इस तरह के रिलेशन में है, एक पर्सन इस तरह के रिलेशन में कि वो दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकता है खुद या दूसरे लोगों के साथ मिलके, तो इसको भी एसोसिएट समझा जाएगा। दो पर्सन आपस में एसोसिएट होंगे अगर वो एक बंदा दूसरे के कहने पर चलता है, दो बंदे आपस में एसोसिएट होंगे अगर वो दोनों लोग किसी तीसरे के कहने पर चलते हैं, दो बंदे आपस में एसोसिएट होंगे अगर एक बंदा दूसरे पर डिपेंडेंट है, दो बंदे आपस में एसोसिएट होंगे अगर एक बंदा दूसरे के इंटेंशन के मुताबिक काम करता है। सर वो कहता है इस सेक्शन के बारे से टू पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज सफिशिएंटली इन्फ्लुएंस ईच अदर व्हेन वन और बोथ पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन अदर। अगर कोई इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो वो उसे एसोसिएट समझा जाएगा। या दूसरा बंदा जो डायरेक्शन देता है उसके मुताबिक चलते हैं, या एक बंदा जो डायरेक्शन देता है दूसरे को वो उसके मुताबिक चलता है, या उसकी विश के मुताबिक चलता है, या उसकी मर्जी के मुताबिक चलता है, ये एसोसिएट है। सर जी समझ आ रही? इसीलिए मियाँ बीवी आपस में एसोसिएट समझे जाते हैं, चूंकि मियाँ जो है वही कहना करना है जो उसकी बीवी ने उसको कहना है। ठीक हो गया सर? नहीं सर, वन पर्सन एंटर्स इनटू अ ट्रांजैक्शन, एक बंदा एंटर होता है ट्रांजैक्शन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द अदर पर्सन हु इज अ रेजिडेंट ऑफ जुरिसडिक्शन विद जीरो टैक्सेशन रिजीम। वो कहता है अगर एक बंदा ट्रांजैक्शन में एंटर होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी दूसरे बंदे से जो कि किसी ऐसी जुरिसडिक्शन का रेजिडेंट है जहां पर जीरो टैक्स है, तो जाहिर बात है अब वो तो टैक्स बचाने के लिए सारा काम करेगा ना, तो ये लोग आपस में एसोसिएट बन जाएंगे। उसका फोकस ये होगा कि वो उस बंदे की मर्जी के मुताबिक चले जहां पर जीरो टैक्स है। सही टू पर्सन एसोसिएट नहीं समझे जाएंगे सिर्फ इसलिए कि एक बंदा दूसरे के पास नौकरी कर रहा है, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में एसोसिएट नहीं होते। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले उसने ये कहा कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो एसोसिएट होगा, लेकिन यहाँ पर उसने खास तौर पे कह दिया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एसोसिएट नहीं होते। सर जी इंडिविजुअल और उसका रिलेटिव एसोसिएट होता है, मेंबर ऑफ एओपी एसोसिएट्स होते हैं। सर एओपी के जो मेंबर्स हैं वो आपस में एसोसिएट समझे जाते हैं। यार इसका पेन किधर गया भाई? जी सर अल्लाह खैर करे। चलो देखते हैं। नो सर इंडिविजुअल और उसका रेलेवेंट आपस में रिलेटिव आपस में एसोसिएट है। अब यहाँ पर ना दो तीन बातें बड़े काम की जिसमें मैं चाह रहा था कि मैं उसको बताया था। अच्छा जी मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक एओपी के मेंबर, एक ए है और एक बी है, क्या ये आपस में एसोसिएट होंगे?
यस, ये दोनों आपस में एसोसिएट होंगे। अब तीसरी बात यह है, ये एओपी और ये मिस्टर ए ये आपस में एसोसिएट है। तो इसका जवाब है, अगर ए के पास 50% से ज्यादा होल्डिंग है तो एसोसिएट है, वरना एसोसिएट नहीं है। यानी एओपी और एओपी का मेंबर सिर्फ आपस में तब एसोसिएट होंगे जब मेंबर के पास होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होगी। सर जी, ट्रस्ट और वो जो बेनिफिट लेता है उससे, ट्रस्ट और बेनिफिशियरी ये आपस में एसोसिएट होते हैं। ट्रस्ट और बेनिफिशियरी आपस में एसोसिएट होते हैं। उसने खास तौर पे कह दिया, सब खास तौर पे कह दिया कि ये लोग आपस में एसोसिएट समझे जाएंगे। कंपनी की बात कर लें, क्या कंपनी और शेयर होल्डर आपस में एसोसिएट होते हैं? तो इसका जवाब है, कंपनी और शेयर होल्डर आपस में एसोसिएट सिर्फ तब होंगे जब शेयर होल्डर के पास 50% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर होगी, या शेयर होल्डर के पास 50% या उससे ज्यादा राइट ऑफ डिविडेंड होगा, या शेयर होल्डर के पास 50% या उससे ज्यादा राइट ऑफ कैपिटल होगा, तो वो आपस में एसोसिएट होंगे। दो कंपनीज where a person either alone or together associate under another application of this section controlled directly either through one or more interposed person। सर जी वो कहता है दो कंपनीज आपस में एसोसिएट हो सकती हैं। उन्होंने कहा हाँ हो सकती हैं, अगर एक तीसरे बंदे के पास इन दोनों के 50% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर हो, या उन दोनों के 50% या उससे ज्यादा राइट टू डिविडेंड हो, या इन दोनों के 50% या उससे ज्यादा राइट टू कैपिटल हो, तो ये पर्सन एसोसिएट कहलाएगा। 2% shall not be associated where the commissioner is satisfied that neither person may reasonably be expected to act in accordance with the intention of other। दो persons associated नहीं होंगे अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड हो जाए कि एक बंदा दूसरे बंदे के कहने पर नहीं चलता। रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव होता है वो इंडिविजुअल, सर जी इसको ऐसे कह लीजिए, एंसेस्टर्स कहते हैं आबा अजदाद को, डिसेंडेंट्स कहते हैं आल औलाद को। तो एंसेस्टर्स डिसेंडेंट्स ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स के डिसेंडेंट्स और एन अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल और स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। सर जी आपके ये रिश्तेदार आल औलाद, आबा अजदाद, डिसेंडेंट्स ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी के डिसेंडेंट्स, अडॉप्टेड बच्चा आपका या आपकी स्पाउस के, ये सारे रिश्तेदार रिलेटिव कहलाएंगे। स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ द पर्सन स्पेसिफाइड अबव, यानी ये सारे एसोसिएट कहलाएंगे अगर ये आपके रिश्तेदार हो, और ये सारे एसोसिएट कहलाएंगे अगर ये आपके स्पाउस के रिश्तेदार हो। यस। और तीसरा उसने कहा जुरिस्डिक्शन विद जीरो टैक्सेशन मींस जुरिस्डिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। उसने उसको उतना डिटेल में भी नहीं बताया, उसने सिर्फ ये बताया कि जुरिस्डिक्शन जीरो टैक्सेशन रिजीम वाला जो है ना, जहां पर जीरो टैक्सेशन रिजीम जिसके बारे में प्रिस्क्राइब किया जाएगा वो। सर जी मैंने सेक्शन 85 एसोसिएट भी करा दिया। अब जरा कन्वेंस की बात कर लेता हूं। कन्वेंस के बारे में रूल ये कहता है, अब सर ये कन्वेंस सेक्शन में नहीं है, ये रूल में है। रूल ये कहता है अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए तो कोई टैक्सेबल नहीं होगी, अगर बहुत ऑफिशियल और पर्सनल है तो 5%, अगर सिर्फ पर्सनल है तो 10%। किसका 5 या 10%? अगर ओन थी तो कॉस्ट का, और अगर लीज थी तो फेयर मार्केट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ लीज का 5 या 10%। सर जी उसके बाद ड्यूरेशन भी देखनी होती है, जितना अर्सा आपके पास रही उतना बेनिफिट आपको मिला। सर जी वैल्यू ऑफ कन्वेंस में पार्टली है तो 5%, पर्सनल है तो 10%, कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू का इन केस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल एट द स्टार्ट ऑफ लीज, और अगर ऑफिशियल होगा तो बिल्कुल भी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। सर जी वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन, सर अकोमोडेशन की बात कर लेते हैं। अकोमोडेशन के बारे में रूल नंबर 4 क्या कहता है? सर जी रूल नंबर 4 कहता है 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल या बेसिक सैलरी अगर मिनिमम टाइम स्केल नहीं है तो, और फेयर मार्केट वैल्यू या अमाउंट गिवन इफ अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। सर जी वो कहता है 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल
और अगर मिनिमम टाइम स्केल ना हो तो बेसिक सैलरी की बात करता है। और अमाउंट प्रोवाइड की जाएगी इफ द अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड, यानी फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट रेंट, इन दोनों में से जो हायर होगा उसकी बेस पे टैक्स लेगा। और वो कहता है हाँ अगर कोई ऐसा एरिया हो मेरा हाउस रेंट अलाउंस, अगर वो खास तौर पे कहते हैं कि 45% नहीं है 30% है, तो वैल्यू फॉर द पर्पस शैल नॉट बी लेस देन 30% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी वेयर देयर इज नो टाइम स्केल। सर जी आपको आपके एम्प्लॉयर ने रिहाइश दी है, उस पर आपका जो रिहाइश दी है उसकी फेयर मार्केट रेंट या 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल विच एवर इज हायर लेते हैं। और दूसरे नंबर पर उसने कहा कि बाज केसेस में 45% नहीं लिया जाता बल्कि 30% लिया जाता है। वो आपको खास तौर पे एक्सप्लिसिटली बताएगा कि 30% वाला केस है ये। सर जी ये तो बिल्कुल सिंपल बात है, मैं बता देता हूं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहते हैं कि तुम्हारी तुम जो है वो तुम्हारे बिजली पानी गैस यूटिलिटीज के बिल मैं दूंगा। बिल आ जाता है ₹1,00,000, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लाख अदा करता है, बेनिफिट कितना मिल गया, लाख का मिल गया, एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अगर एम्प्लॉयर कहता है 50% मैं दूंगा तो 50,000 का फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिया, वो उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अगर एम्प्लॉयर कहता है 10,000 का तुम दे दो बाकी मैं दे दूंगा, तो भैया 90,000 का जो एम्प्लॉयर ने फायदा दिया वो उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल की बातें। सर जी सेक्शन 13 में 5 और 6 लिखा हुआ है परक्विजिट के बारे में, सब सेक्शन 5 और 6 उसमें ये वाली बात की है, आपको एम्प्लॉयर ने जितना बेनिफिट दिया है वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होना है। आपने बिजली खर्च की 50,000 रुपए की, आपने 10,000 रुपए दिया, एम्प्लॉयर ने आपको 40,000 का फायदा दिया, आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होना है। इसी तरह डोमेस्टिक सर्वेंट है, घरेलू मुलाजिम है, घर के लिए गार्ड रखा हुआ है, माली रखा हुआ है, कुक रखा हुआ है, क्या कहते हैं और गार्डनर रखा हुआ है फॉर एग्जांपल, ये जो घरेलू मुलाजिम रखा हुआ है वो आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया है, तो जितना जो भी उसकी सैलरी होगी उसके बराबर फायदा आपकी इनकम में शामिल हो गए, टैक्स होगा अंडर दैट सैलरी। सर जी हाँ अब जरा आगे बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ परक्विजिट में लोन की। इसको कहते हैं सर इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया तो 10% के हिसाब से फायदा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा, बेंचमार्क रेट है 10%, 10% के हिसाब से समझा जाएगा फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, उतना उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। और अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया और लोन कंसेशनल रेट पर दिया, यानी बेंचमार्क रेट 10% था, 4% पे लोन दे दिया, तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितने का फायदा दिया, 6% का फायदा दिया, वो उसकी इनकम में शामिल हो गया, टैक्स होगा। तो वो कहता है भाईजान अगर तो कोई इंटरेस्ट नहीं, आपने बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री लोन था तो 10% का फायदा है, अगर कंसेशनल रेट था तो 10% में से माइनस कर दें, जितना उसने चार्ज किया वो फायदा आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। ये देखिए सर आपने लोन लिया 20 मिलियन का, अगर इंटरेस्ट फ्री लोन है तो आपको कितने का फायदा हो गया, 10% के बराबर फायदा हो गया, वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अगर 4% के हिसाब से आपको आपके एम्प्लॉयर ने लोन दिया तो कितने का फायदा हो गया, 6% का फायदा आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। हम बाद में ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वो बेंचमार्क लोन देता है, 12% के हिसाब से लोन दिया हुआ, फिर तो कोई फायदा नहीं है जो इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अब आप गौर कीजिए जितना फायदा इनकम में शामिल होकर टैक्स हो रहा है अंडर दैट सैलरी। हाँ अब जब आपने कंसेशनल लोन लिया है तो जाहिर बात है 12 लाख का फायदा हुआ, 8 लाख रुपया क्या होगा, सैलरी में इनकम में शामिल होगा। इसी तरह अगर अब आप बेंचमार्क की बात करें तो 24 लाख रुपए इनकम में शामिल होगा। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, 24 लाख रुपए का फायदा है जो इनकम में शामिल होगा। सॉरी 24 लाख रुपए का फायदा नहीं है, 24 लाख रुपए की पेमेंट है जो आपको करनी पड़ेगी, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ चुके एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से अबव बेंचमार्क रेट चार्ज किया। अच्छा ये दोनों बातें करने के बाद एक आखिरी बात है, कीमती बात है सर, वो जरा सुनिएगा। वो बात ये है, ये एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन दी है और एम्प्लॉय ने उससे एसेट खरीदा है और उस एसेट से टैक्सेबल इनकम जनरेट हुई है, तो क्या इस टैक्सेबल इनकम में से इंटरेस्ट माइनस होगा,
द आंसर इज यस। कितना? बेंचमार्क रेट के हिसाब से इंटरेस्ट माइनस होगा। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया, एम्प्लॉय ने उस लोन से एसेट खरीदा, एसेट से क्या किया? इनकम जनरेट हो गई, उस इनकम में से इंटरेस्ट माइनस होगा। वो कहते हैं बिल्कुल होगा। कितना? इसका जवाब है जितना अंडर द हेड सैलरी टैक्स हुआ है वो प्लस जितना आपने पे किया है वो, ये दोनों को जमा करके माइनस करने की इजाजत होगी, यानी ये माइनस होगा। सर जी, अहम बात ये है कि वो जितना, अगर तो इंटरेस्ट फ्री था तो बेंचमार्क रेट के हिसाब से फायदा हुआ होगा, सैलरी के अंदर आएगा वही माइनस होगा। और अगर कंसेशनल था तो जितना आपको पे करना पड़ा और जितना फायदा हुआ दोनों को मिलाएंगे तो वो बेंचमार्क ही बन जाएगा। सर जी, अगर 4% वो चार्ज कर रहा था तो 6% का फायदा हुआ था ना, 6 और 4 10 ही हो गए। एक्चुअल में फिर बेंचमार्क रेट के हिसाब से माइनस होगा। अगली बात वो ये कहता है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया और वो अदर देन वो क्या कहते हैं अबव बेंचमार्क दिया, तो जितना एक्चुअल चार्ज किया होगा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को उतना माइनस करने की इजाजत होगी टैक्सेबल इनकम में से। सर इसकी एग्जांपल ये है कि अली इमरान ने एसबीआई से लोन लिया 20 लाख का। लोन लेकर क्या किया? अली इमरान ने एसबीआई से लोन लिया 20 लाख का और लोन लेकर क्या किया? उस लोन से गाड़ी ले ली, गाड़ी ऊबर पे चला दी। ऊबर से जो इनकम आ रही है उसमें से वो वाला लोन का इंटरेस्ट माइनस होगा। द आंसर इज यस। कितना? जितना अंडर द हेड सैलरी टैक्स हो रहा है वो भी माइनस होगा और जितना आपने एक्चुअल पे किया दोनों को जमा करें वो माइनस होगा। सर जी, अगर मैं आपको इस बात पर दोबारा ले आऊं, ये देखें, जितना अंडर द हेड सैलरी है प्लस जितना आपने पे किया। केस नंबर 1 में तो 20 लाख पूरा ही माइनस होगा क्योंकि सारा अंडर द हेड सैलरी था। केस नंबर 2 में देखो, जितना अंडर द हेड सैलरी है प्लस जितना पे किया वो उतना माइनस होगा। केस नंबर 3 में देखो, जितना अंडर द हेड सैलरी है जितना पे किया तो जमा करें जितना बनेगा वो माइनस होगा। ये अलाउड एज डिडक्शन होगा। और सर मुश्किल तो नहीं लग रहा? ले सर, ये है लोन फ्रॉम एम्प्लॉय। सर सब सेक्शन 7 में, अब ये मैंने आपको सारी स्टोरी तो सुना दी लेकिन एक चीज बड़ी कीमती रह गई है, वो ये कि भैया अगर 1 मिलियन तक का लोन हुआ तो कुछ माइनस नहीं होगा। अगर 1 मिलियन का लोन लिया तो कुछ बेनिफिट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा। इफ द लोन इज अप टू 1 मिलियन तो ये वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। दूसरा, अगर मैंने अपने एम्प्लॉयर से, मेरा बैलेंस है एम्प्लॉयर के पास और मेरा इंटरेस्ट बनता था, अगर मैंने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया, मैंने अपने एम्प्लॉयर से इंटरेस्ट रिसीव करना था लेकिन मैंने वो वेव कर दिया, तो और उसके बदले में मेरा एम्प्लॉयर भी मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, तो इस केस में जो बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। एग्जांपल लीजिए सर, पी फंड, जब आप पी फंड जॉब के लिए जाते हैं तो पी फंड वो फॉर्म पर बकायदा वो कहते हैं कि पी फंड के ऊपर आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं यस मैं इंटरेस्ट लेना चाहता हूं, तो भैया आपने अपने एम्प्लॉयर से इंटरेस्ट लिया तो ठीक है, फिर तो बहस खत्म हुई। और अगर आप खास तौर पे कहते हैं कि मैं इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता, यानी आपने एम्प्लॉयर के पास जो पी फंड का पैसा था उससे इंटरेस्ट लेने से इनकार कर दिया, उसके बदले में एम्प्लॉयर जो है वो भी आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे देता है, तो इस केस में ये इंटरेस्ट फ्री लोन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देते रहा होगा लेकिन ये टैक्सेबल नहीं होगा। इसका कोई बेनिफिट इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल नहीं होगा। 2 बातें उसने कही हैं, इफ द लोन इज अप टू 1 मिलियन, अगर लोन 1 मिलियन तक है तो, और दूसरी बात ये कही है कि वेयर सच बेनिफिट इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर ड्यू टू वेवर ऑफ इंटरेस्ट बाय सच एम्प्लॉय ऑन हिज अकाउंट मेंटेन विद द एम्प्लॉयर दैट इज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड की एग्जांपल उसने कही थी, मैंने आपको दे दी।
सर अब दो बातें अगली, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन माफ कर दे, मैंने एसबीआई से लोन लिया हुआ था, एसबीआई ने मुझे लोन माफ कर दिया, तो जितना बेनिफिट मुझे मिला इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का लोन सेटल कर दे, मैंने बैंक से लोन लिया हुआ था, एसबीआई ने वो लोन पे कर दिया, यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, इस केस में एम्प्लॉयर रीपे कर देता है डेट या ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय टू अनदर, द अमाउंट रीपेड शैल बी इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉय सैलरी। जितना सेटल किया, जितना रीपे किया, ये सारा इनकम में शामिल होगा। सेल्फ हायरिंग तो मेरा ख्याल है कि चलो अभी पढ़ा ही लेते हैं, इसमें क्या है। सेल्फ हायरिंग क्या होती है जरा देखिए। सर जी एसबीआई वालों ने मुझे कहा था कि आप परमानेंट हो जाओ तो हम आपको अकोमोडेशन देंगे। मैं 2026 में परमानेंट हो गया, मैंने एसबीआई वालों को कहा मुझे अकोमोडेशन दे दे। एसबीआई वालों ने कहा ठीक है, ये पास एक जगह है, हम किराए पर लेकर आपको दे देते हैं। मैंने उनको कहा कि आपने जगह किराए पर ले लिया तो एक काम करो, मुझसे मेरा ही घर किराए पर लेकर मुझे एज अकोमोडेशन दे दें। इसको कहते हैं सेल्फ हायरिंग। यानी अब मेरे एम्प्लॉयर से दो रिश्ते हैं, एक तो ये कि मैं अपने एम्प्लॉयर के पास काम करता हूं, और दूसरा ये कि मेरा एम्प्लॉयर मेरा किराएदार। जो मैं अपने एम्प्लॉयर के पास काम करता हूं, उस ताल्लुक की वजह से मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे अकोमोडेशन दी है, जो बेनिफिट है टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। और जो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे जगह किराए पर ली है, उस रिश्ते की वजह से मुझे किराया मिल रहा है, जो कि टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में क्या रूल है? फेयर मार्केट या 45% ऑफ मिनिमम टैक्स के, whichever is higher। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बारे में क्या रूल है? एक्चुअल या फेयर मार्केट whichever is higher। यार यही रूल है ना। अब वो कहता है स्टैंडर्ड रूल तो ये है, लेकिन सेल्फ हायरिंग के केस में खास तौर पे वो कहता है ये इस रूल की एक्सेप्शन है, क्योंकि फेयर मार्केट ऑलरेडी इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में टैक्स हो रहा है, इसलिए फेयर मार्केट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होगा। और सेल्फ हायरिंग के केस में सिर्फ जो एक्चुअल रेंट होगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स होगा। सेल्फ हायरिंग के केस में एक्चुअल और फेयर मार्केट व्हिचएवर इज हायर वाला रूल नहीं लगता, बल्कि सेल्फ हायरिंग के केस में जितना एक्चुअल रेंट होगा वही इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स होगा। सर ये सेल्फ हायरिंग की स्टोरी थी सर। सर अगर आपको कोई सर्विस या अगर आपको आपके एम्प्लॉयर ने कोई सर्विस दे दी और आप एम्प्लॉय हैं, इस वजह से आपको फ्री में या कंसेशनल रेट पर मिल गई, तो जितना फायदा आपको आपके एम्प्लॉयर ने दिया वो आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। और लास्ट में सब सेक्शन 13 सेक्शन 13 के सब सेक्शन 13 में तो वो कहता है भाई जो फायदा भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देते वो उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होता है। जो फायदा भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देते वो उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होता है। बस शर्त ये है वो काम करने के एवज दिया गया हो, काम करने के लिए ना दिया गया हो। मुझे लैपटॉप मेरे एम्प्लॉयर ने दिया, लेकिन वो तो पढ़ाने के लिए दी ना, वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होगा। सर अगली बात वो ये कहता है कि बाज़ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एसी दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एसी दिया, तो एसी था 2 लाख का, 2 लाख रुपए एम्प्लॉय को मिल गया, उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। ये तो सिंपल है। लेकिन एसी दे के कहा कि ये रिटर्नेबल बेसिस पर है, तो इसका मतलब यह है कि अब जितना बेनिफिट है वो एसी की फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर नहीं है। अब जो बेनिफिट होगा वो एसी की डेप्रिसिएशन के बराबर होगा, क्योंकि वो तो रिटर्नेबल बेसिस पर है। आप छोड़ के जाएंगे, आपको एसी वापस करना पड़ेगा। पॉइंट समझ आ रहा है? तो इस केस में अगर एसी है, रेफ्रिजरेटर, यहां तक डेप्रिसिएबल एसेट है जो रिटर्नेबल बेसिस पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, तो याद रखिएगा उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो बेनिफिट होती है जो इनकम में शामिल होकर टैक्स होता है। सर 6th स्केड्यूल में रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बातें कही हुई हैं उसने। पेमेंट ग्रेचुटी की
प्रोविडेंट फंड की और पेंशन की। जरा ग्रेचुटी की बात करूं तो ग्रेचुटी में वो कहता है ग्रेचुटी अगर गवर्नमेंट की है तो फिर वो एग्जेम्प्ट होगी, अगर ग्रेचुटी गवर्नमेंट की नहीं है तो देखना पड़ेगा अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है। अगर ग्रेचुटी अप्रूव्ड हो तो मजीद देखना पड़ेगा फंड है या स्कीम है। क्योंकि अगर फंड हो तो एग्जेम्प्ट होगा और अगर स्कीम हो तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा, इससे ऊपर वाली अमाउंट टैक्सेबल होगी। और अगर गवर्नमेंट ग्रेचुटी अनअप्रूव्ड ना हो, अगर गवर्नमेंट ग्रेचुटी अनअप्रूव्ड ना हो तो फिर वो एग्जाम्प्ट हो, सॉरी अनअप्रूव्ड हो, सॉरी अप्रूव्ड ना हो। अगर ग्रेचुटी हो और वो गवर्नमेंट ग्रेचुटी ना हो और वो अप्रूव्ड भी ना हो तो वो इधर आएगा। और वो उसका क्या क्राइटेरिया है, 75,000 या 50% ऑफ ग्रेचुटी, इसमें से जो लोअर होगा उस हद तक एग्जेम्प्ट होगी। सर जी, अगर मैं आपको अभी बताऊं 4.5 लाख रुपए की ग्रेचुटी मिली है, अगर गवर्नमेंट ग्रेचुटी होगी तो क्या करेंगे? एग्जेम्प्ट है। अगर ग्रेचुटी फंड है तो क्या करेंगे? ये भी एग्जेम्प्ट है। अगर ग्रेचुटी स्कीम है, अप्रूव्ड ग्रेचुटी स्कीम है तो क्या करेंगे? 4.5 लाख मिली है, 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होगी, ऊपर का 1.5 लाख क्या हो जाएगा? ये टैक्सेबल हो जाएगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? चौथी बात, अगर ग्रेचुटी क्या है, अगर ग्रेचुटी क्या है, ये अनअप्रूव्ड है तो फिर हम क्या करेंगे? 4.5 लाख लोअर ऑफ क्या? 75,000 या 50% ऑफ ग्रेचुटी। ये ग्रेचुटी का 50% क्या बनेगा? 2,25,000। इसमें से लोअर कौन सा है? 75,000 तक एग्जेम्प्ट होगा, 3,75,000 टैक्सेबल होगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? 375,000 टैक्सेबल होगा। सर ये जो अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी है इसमें भी आपके पास टर्मिनेशन बेनिफिट की तरह ऑप्शन है। आप चाहे तो अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी को एनटीआर ट्रीट कर लें, चाहे तो अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी को सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पर ट्रीट कर लें और पिछले 3 साल के एवरेज रेट पर टैक्स लगा दें। सर ये सारी बात आपके साथ मैंने कर दी। ये 6 स्केड्यूल का पार्ट 3 था। अलबत्ता एक बात रह गई, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी के बारे में उसने कहा एग्जेम्प्ट अप टू 75% या 50% व्हिचएवर इज लोअर। इसके फौरी बाद उसने ये भी कहा कि भैया कुछ केसेस में अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। वो कौन सी है? एनी पेमेंट नॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान, अगर पेमेंट पाकिस्तान से बाहर की है तो फिर अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी वाली एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, पूरी अमाउंट पे टैक्स लगेगा। दूसरा, अगर पेमेंट रिसीव बाय द डायरेक्टर ऑफ कंपनी हु इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय, फिर भी पूरी अमाउंट पे टैक्स लगेगा। अगर पेमेंट नॉन रेजिडेंट को मिली है तो भी, और अगर ग्रेचुटी एक से ज्यादा थी तो भी। इन चारों केसेस में एग्जेम्पशन बिल्कुल नहीं होगी, पूरी अमाउंट टैक्सेबल होगी। सर जी, पेंशन की बात कर रहा हूं मैं। पेंशन सेपरेट ब्लॉक आइटम है। मैंने कल जब रेट्स बता रहा था तब भी ये वाली बात आ गई थी। सेक्शन 12 का 2A वो कहते हैं पेंशन सेपरेट ब्लॉक आइटम है, टैक्स लगना है। अगर 10 मिलियन से ज्यादा की पेंशन, 10 मिलियन से कम की पेंशन है, ये 10 मिलियन से ज्यादा की नहीं है, यानी अप टू 10 मिलियन है तो 0% रेट लेगा। अगर 10 मिलियन से ज्यादा की पेंशन तो 5% रेट लेगा। हाँ, अगर रिसिपिएंट 70 साल से ज्यादा का है तो फिर जितनी भी पेंशन है सारी एग्जेम्प्ट होगी।
अलबत्ता वो कहता है अगर एक एम्प्लॉयर अपने ही एम्प्लॉय के पास कंटिन्यू कर देता है काम रिटायरमेंट के बाद, तो फिर उसकी उस पर एनटीआर अप्लाई होगा, यानी वो एट द सेम टाइम पेंशन भी ले रहा होगा और सैलरी भी ले रहा होगा। तो इस केस में उसकी पेंशन पर एनटीआर के मुताबिक टैक्स लेगा, वो सेपरेट ब्लॉक आइटम नहीं होगा। वो एनटीआर के तौर पे टैक्स लेगा और सेपरेट ब्लॉक आइटम नहीं होगा। अलबत्ता अगली बात यह कि जब आप पेंशन पे कर रहे हो, जब एम्प्लॉयर पेंशन पे करेगा और वो 10 मिलियन से ज्यादा की पेंशन होगी तो 5% टैक्स काट के पेमेंट करेगा, यानी विद होल्ड करेगा 5%। अगर 10 मिलियन से ज्यादा की पेंशन पे कर रहा हुआ किसी ऐसे बंदे को जिसकी एज 70 साल से कम है, क्योंकि 70 साल से ऊपर वाले बंदे की तो पेंशन वैसे एग्जाम है, फिर तो टैक्स काटने की कोई तुक नहीं बनती। और अगर 10 मिलियन से कम की पेंशन है तो फिर उस पर टैक्स लगना ही नहीं था, फिर भी टैक्स नहीं काटेगा। टेक्निकली 10 मिलियन से ऊपर की पेंशन है, 70 साल से कम का बंदा है, फिर जो पेंशन देगा तो 5% टैक्स काट के देगा, विद होल्ड करके देगा। सर जी अगली जो बात आ गई वो आ गई प्रोविडेंट फंड की। प्रोविडेंट फंड का आपको पहले ही पता है, कुछ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, कुछ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। सर जी ये जब कंट्रीब्यूट कर लेते हैं तो ये एक पूल बन जाता है, इसको फर्दर इन्वेस्ट कर दिया जाता है, उससे भी इंटरेस्ट आता है और फिर फाइनली एक एक्यूमुलेटेड बैलेंस आ जाता है। तो 4 स्टेप होते हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और फिर एक्यूमुलेटेड बैलेंस। ठीक हो गया। तो सर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, इंटरेस्ट हो जाता है उसके अंदर और फिर उसके बाद एक्यूमुलेटेड बैलेंस हो जाता है। यहां पर वो कहता है अगर तो गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड हो तो किसी स्टेज पर कोई टैक्स नहीं लगता, और अगर गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड नहीं है तो फिर दो देखा जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड है या अनरिकॉग्नाइज्ड है। अगर अनरिकॉग्नाइज्ड है तो जाहिर बात है एफबीआई वालों को क्या पता कि एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर कितना, ये बाकी तो चीजें उसको नहीं पता। जब अनरिकॉग्नाइज्ड है तो आपने तो एफबीआई को कुछ नहीं बताया हुआ, वो तो अनरिकॉग्नाइज्ड है। वो तो तब पता चलेगा जब आप पी फंड की बड़ी अमाउंट देंगे। तो भाई उस वक्त जब पी फंड की बड़ी अमाउंट दी जाएगी, वो जब ऑन रिसीट होता है तब जाकर उस पर टैक्स लगता है। किस अमाउंट पर? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट की अमाउंट पे टैक्स लगता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर तो फिर भी टैक्स नहीं लगता, क्यों? वो तो पहले ही कट के मिली होती है ना। तो सर अनरिकॉग्नाइज्ड के केस में ही होता है। अगर मैं आपको टेबल के लेके चलूं तो जरा अनरिकॉग्नाइज्ड की बात सुनिएगा, ना एम्प्लॉयर ना एम्प्लॉय ना इंटरेस्ट। जब एक्यूमुलेटेड बैलेंस की अमाउंट मिलेगी उस वक्त जितनी पेमेंट होगी रिसीट बेसिस पे टैक्स लेगा। किस अमाउंट पर? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन या इंटरेस्ट पर। अब जाहिर बात है अगर एक्यूमुलेटेड बैलेंस दिया हुआ है उसमें से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लेस कर देंगे तो भी आ जाएगा एम्प्लॉयर और इंटरेस्ट, और अगर ये दोनों दिए हुए तो इनको प्लस कर लेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट को, और इस बेस पर टैक्सेबल होगी। लो सर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात भी कर दी, गवर्नमेंट की बात भी कर दी। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड सबसे ज्यादा सूटेबल है एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। एम्प्लॉयर के लिए इसलिए कि वो जो कंट्रीब्यूट करता है वो इनकम में से माइनस होता है, उसके डिडक्शन ला होती है। और एम्प्लॉय के लिए इसलिए क्योंकि जब उसे बड़ी अमाउंट मिलती है 70 लाख रुपए की तो उस वक्त वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है उसमें होता है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे तो टैक्स नहीं लगता है। एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूट करता है उसका 1.5 लाख या 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी डियरनेस अलाउंस, इन दोनों में से जो लोअर होता है उसके उस हद तक वो एग्जेम्प्ट होता है, बाकी ऊपर वाला टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट की बात करूं तो इसमें 16% या 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी डियरनेस, इन दोनों में से जो हायर होता है उस हद तक वो बेनिफिट एग्जेम्प्ट होता है, बाकी टैक्सेबल हो जाता है। तो भैया अब गौर करना जरा, अनरिकॉग्नाइज्ड के केस में तो जब बड़ी अमाउंट मिली उस पर जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन निकाला बाकी सारी टैक्सेबल हो गई, और जब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था तो उसमें बड़ी आसानी हो गई एम्प्लॉय के लिए कि जब वो साथ साथ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता भी रहा
उसमें भी उसको साथ साथ भी एग्जाम्पशन मिलती रही, और फिर जब टोटल पैसे बड़ी अमाउंट मिली तो वो सारी एग्जाम्प्ट, उस पर टैक्स लगना ही नहीं था। सर जी ये है। सर जी इसमें बेसिक सैलरी है बीएस और डीएनएस अलाउंस है डीए। सर वो कहते हैं सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविडेंट फंड ओनली इंक्लूड, यहाँ पर सिर्फ बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस है, एंड देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। क्यों? वो जो ये अमाउंट है ये तो पहले ही सैलरी पे टैक्स कटने के बाद कंट्रीब्यूशन इधर आ रही होती है। तो भैया प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट भी हो गई, प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट भी हो गई और इसकी ट्रीटमेंट भी हो गई। अब उसके बाद आ गया अगली बात, बेनोवलेंट फंड। सर बेनोवलेंट फंड की तो सिंपल सी बात है, वो होता ही एग्जेम्प्ट है। बेनोवलेंट फंड तो होता ही एग्जेम्प्ट है। पेंशन भी हो गया, ग्रेचुटी भी हो गई, पी फंड भी हो गया। बेनोवलेंट फंड की बात अगर मैं करूं तो वो तो वैसे एग्जेम्प्ट होता है। अच्छा ये छोटा सा एक रूल है, इसको भी साथ देखते जाते हैं। सर जी वो कहता है अगर आपका एम्प्लॉयर होटल या रेस्टोरेंट है और वो आपको फ्री या सब्सिडाइज खाना दे रहा है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स तो वो एग्जाम्प्ट है। अगर आपका एम्प्लॉयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वो आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है तो वो एग्जाम्प्ट है। अगर आपका एम्प्लॉयर हॉस्पिटल या क्लिनिक है और वो आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहा है तो वो एग्जाम्प्ट है। सर वो अगली बात ये करता है फ्री और सब्सिडाइज फूड एग्जाम्प्ट, फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन वो एग्जाम, फ्री और सब्सिडाइज मेडिकल ट्रीटमेंट तो वो भी एग्जाम। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट अस्पताल दे रहा हो, एजुकेशन जो प्रोवाइड कर रहा हो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कर रहा हो, यानी जिसका वो कारोबार है वो आपको वो वाली चीज दे रहा हो, होटल या रेस्टोरेंट खाना दे रहा हो, उस केस में वो कहते हैं असल इसकी ये है कि भाई इसके अलावा कोई भी परक्विजिट फॉर विच द एम्प्लॉयर डज नॉट हैव टू बेयर मार्जिनल कॉस्ट, एम्प्लॉयर की जिसमें इजाफी पैसा नहीं लगता, कोई भी परक्विजिट ऐसा हो जाए जिसमें एम्प्लॉयर का इजाफी पैसा नहीं लगता तो वो कहता है भैया ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बट अगर एफबीआर नोटिफाई कर दे तो। मेडिकल अलाउंस और रीइंबर्समेंट वाली बात है। मेडिकल अलाउंस आपको पता है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट होती है, और मेडिकल फैसिलिटी की बात करूं तो देखेंगे एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आई है, एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो एनटीएन ऑफ द प्रैक्टिशनर या हॉस्पिटल और टेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर हो तो क्या होता है एग्जाम्प्ट होता है, और अगर एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना हो तो टैक्सेबल होता है। अगर मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों मिले तो पहले मेडिकल फैसिलिटी देखना, अगर मेडिकल फैसिलिटी एग्जाम्प्ट हो तो फिर मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल होता है। अगर मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों मिले और मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल हो जाए तो फिर मेडिकल अलाउंस अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट होता है। सर जी ये सेकंड स्केड्यूल में पार्ट 139 है जो रिलेटेड है, साथ साथ रूल था स्केड्यूल की बात है, मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूं, ये नोट कर लीजिएगा, चूंकि मैं तो साथ साथ आपको बताता जा रहा हूं, मैं इस पे लेक्चर क्लोजिंग पर भी आपको बता तो रहा हूंगा कि सर सेकंड स्केड्यूल रिडक्शन ऑफ, अच्छा ये तो खत्म होगी सर। पहले फुल टाइम टीचर और रिसर्चर का अलाउंस होता था वो खत्म हो गया। अभी परसों मेरी मुतासरा बंदे से बात हुई, क्या है कि मुझे बड़ा नुकसान हो गया। मैं क्यों? कहते सर जी वो फुल टाइम टीचर तो हम भी हैं लेकिन हम उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिस इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, लेकिन वो भाई को नुकसान हो गया। मैंने कहा ठीक है जी। फॉरेन सोर्स इनकम और रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर गया और फिर वो बाहर ही रह गया तो वो जो बाहर फॉरेन सोर्स सैलरी कमाएगा वो एग्जाम्प्ट होगी। सर जी अगर वो बंदा पाकिस्तान से बाहर गया और उसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट था तो फिर तो बहस ही खत्म है, फिर तो बात ही नहीं करनी। वो बंदा पाकिस्तान से बाहर गया फिर बाहर ही रह गया तो उसकी वो नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट की तो फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल होती नहीं है। कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर गया है उसका स्टेटस रेजिडेंट है लेकिन उसने फॉरेन सोर्स सैलरी कमाई है और वो बाहर ही रह गया तो उसकी सैलरी एग्जाम्प्ट होगी। असल में ये वाला सेक्शन उस प्रोविजन को अट्रैक्ट कर रहा है जिसमें वो बंदा रेजिडेंट है लेकिन वो बाहर चला गया। जिस केस में वो बाहर गया और बंदा नॉन रेजिडेंट है फिर तो बहस ही खत्म हो गई। फॉरेन सोर्स सैलरी, सर फॉरेन सोर्स सैलरी अगर आपको मिले तो फॉरेन सोर्स सैलरी क्या होगी? एग्जाम्प्ट होगी। फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जाम्प्ट होती है अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको टैक्स काट के
अगर आपके एम्प्लॉय ने आपको टैक्स काट के पेमेंट किया और टैक्स वहां भी उस फॉरेन कंट्री की रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा कराया, तो फॉरेन सोर्स सैलरी क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। नहीं सर, यहां पर मैं अपनी आज की बात रोक रहा हूं, सेक्शन 102 मैंने आपको करा दिया, यहां पर मैं अपनी आज की बात रोक रहा हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इससे आगे कर रहे होंगे। 3 लेक्चर इस वीक में किए हैं, जितना करा रहा हूं सर साथ साथ करते जाइए। थैंक यू जी।